गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऋषिराज यादव, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड 12 लेक्चर, 12 पार्ट हम पूरे कर चुके हैं। इसके आज 13वां पार्ट शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया कि किस तरीके से गैसेस का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, ऑक्सीजन का 2 तरीके से बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का 3 तरीके से बताया, और फिर लास्ट में मैंने कहा था कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग किस तरीके से होती है वो भी एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद मैंने इस लेक्चर की चर्चा की थी कि हम लेक्चर नंबर 13 में स्टडी करेंगे कि डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या चैप्टर पढ़ रहे थे आपको पता होना चाहिए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, संवातन एवं गैसों का विनिमय पढ़ रहे थे, और उसमें हम डिसऑर्डर्स, इस श्वसन से संबंधित विकार की बात करें। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो विकार हैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले 3-4 साल में, उन सभी क्वेश्चन की बात करूंगा। और उसके बाद मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए एक एक करके समझते हैं क्या है। पहला पॉइंट ध्यान से समझे, अस्थमा। पहला जो डिसऑर्डर है यहां पर है अस्थमा। अस्थमा क्या है? साधारण भाषा में हम, साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसे दमा बोलते हैं कि ये दमा का पेशेंट है। जिस व्यक्ति को दमा है उसको सांस लेने में कठिनाई होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जब वो सांस लेगा तो घरघराहट की साउंड सुनाई देगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी में एलर्जिक पार्टिकल गए हैं। एलर्जिक पार्टिकल का मतलब सब्सटेंस विच कॉज एलर्जी। ऐसे पदार्थ जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जन कहा जाता है। और ऐसे एलर्जन जो यहां पर हमारे लंग्स में उपस्थित, हमारे फेफड़ों में उपस्थित मास्ट सेल को एक्टिवेट कर दे, तो वो श्वसनी एवं श्वसनिकाओं में शोथ का कारण बन जाता है और घरघराहट की साउंड आना शुरू हो जाती है जब व्यक्ति सांस लेगा तब। तो आपसे पूछा जाए अस्थमा क्या है? एलर्जिक रिएक्शन है। लंग्स की कौन सी सेल को? मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी, ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी है। किसी भी एलर्जिक रिएक्शन को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं। और इसका एलर्जिक कॉज करने वाला जो भी सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? एलर्जन। ऐसा पदार्थ जो एलर्जी को कॉज करता है वो क्या है? एलर्जन। सिम्टम्स में श्वसनी, ब्रोंकाई, श्वसनिकाओं, ब्रोंक्यूल, शोथ के कारण, इसका मतलब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होगी। जब सांस लेगा तो घरघराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है? दूसरे विकार की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विकार क्या है? दूसरा विकार है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा कॉज क्या है इसका? क्या क्या कारण है? कोई भी व्यक्ति लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो जो व्यक्ति लंबे समय से धूम्रपान कर रहा है तो ऐसे में यह एक क्रोनिक डिसऑर्डर उसकी बॉडी में डेवलप हो जाता है, जिसे बोलते हैं चिरकालिक विकार। ये जो वर्ड है एम्फाइसेमा, इस वर्ड का मतलब है फुल ऑफ एयर, फुल ऑफ एयर और इन्फ्लेशन।
फुल ऑफ एयर और इन्फ्लेशन। एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो एक्सेस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, कोई भी व्यक्ति एक्सेस सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें समस्या क्या आएगी? एल्यूलाई की वाल गेट डैमेज, एल्यूलाई या कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या फर्क पड़ा इससे? इससे फर्क यह पड़ेगा जो रेस्पिरेटरी है सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जब एल्यूलाई की वाल डैमेज हो गई, आपको पता होना चाहिए हमारे दोनों लंग्स के अंदर 300 मिलियंस ऑफ एल्यूलाई हैं और 300 मिलियंस ऑफ एल्यूलाई में यहां पर जो कुछ भी नंबर में यदि डैमेज हो गई तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया ही डैमेज हो गया, बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाई। ऐसे में अचानक से आपको दौड़ना पड़े कहीं तो तुरंत हांफना शुरू कर देगा शरीर। इसीलिए स्मोकिंग के साथ में वहां पर लिखा होता है, जो भी स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसका एक बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से भी उपचार है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन, इसको ही लिया जाता है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या करता है? इस एल्यूलाई की वाल को रिपेयर करने का काम करता है, वापस इसकी मरम्मत करना शुरू कर देता है। और ये तभी अप्लाई होता है जब वो व्यक्ति पूर्णतः स्मोकिंग को छोड़ चुका है। क्लियर? तो इससे बचना है तो अवॉइड स्मोकिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का डिसऑर्डर, जिसे हम बोल रहे हैं व्यावसायिक श्वसन रोग या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ध्यान से समझना इस पॉइंट को भी, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्यूपेशन का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो डेली बेसिस काम के ऊपर जाते हैं। क्या काम है बेटा उनका? उनका काम है माइनिंग्स में काम करना। माइनिंग में काम करना, इसका मतलब जो खान होती है उन खानों में कार्य करना उनका मुख्य काम है। और माइंस में जब काम करते हैं तो आपको पता है माइंस में जितने भी पत्थर हैं या स्टोन्स हैं उनको तोड़ने का और पीसने का काम किया जाता है। तो माइंस में पत्थर तोड़ने और पीसने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में उन माइंस में से डस्ट, फ्यूम्स और हार्मफुल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में रिलीज होंगी और वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे और अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में फाइब्रोसिस या प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू अपर पार्ट को चोक करना शुरू कर देंगे। तो लंबे समय से कुछ लोग जो माइंस में काम करते हैं उन लोगों को यदि ओआरडी से बचना है तो ऐसे में शुड वियर मास्क या फेस मास्क। उन्हें क्या करना चाहिए? फेस मास्क को यूज करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए, जिससे डस्ट पार्टिकल रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर नहीं कर पाए। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो ये एनसीईआरटी बेस्ड जो मैंने बातें की हैं, फर्स्ट अस्थमा, सेकेंड वन इज एम्फाइसेमा, थर्ड वन इज ओआरडी। अस्थमा को हिंदी में दमा, एम्फाइसेमा को वात स्फीति और थर्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या ओआरडी को व्यावसायिक श्वसन रोग कहा जाता है। यदि ओआरडी में सिलिका की अमाउंट बढ़ गई है
सिलिकोसिस कॉज करेगा, एस्बेस्टोस की अमाउंट बढ़ गई है, एस्बेस्टोसिस कॉज करेगा। तो सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस आर द एग्जांपल ऑफ ORD। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ डिसऑर्डर है, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, उसको भी ध्यान से समझे। आउट ऑफ एनसीईआरटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन कौन सी? बी, सी, प्लूरिसी है, एटेलेक्टेसिस है, हे फीवर है, डिसबैरिज्म या कैसन्स डिजीज या डाइवर्स डिजीज, या माउंटेन या एल्टीट्यूड सिकनेस। ध्यान से समझे इन पॉइंट्स को भी। पहला जैसे मैंने बताया माउंटेन या एल्टीट्यूड सिकनेस, दूसरा डिसबैरिज्म या कैसन्स या डाइवर्स डिजीज, गोताखोर, हे फीवर, एटेलेक्टेसिस, प्लूरिसी। प्लूरिसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया था लंग्स को, ये लंग्स इसको प्रोटेक्शन करने के लिए यहां पर प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसको नाम दिया था पैराइटल प्लूरा, इसको नाम दिया था विसरल प्लूरा। और इन दोनों के अंदर इस तरीके से एक स्पेसिफिक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसे नाम दिया प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड जो है इसकी अमाउंट 150 ml। बहुत बार ऐसे चांस बनते हैं जब यहां पर ये जो यहां पर प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड, तो वायरल एंड बैक्टीरियल, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ये जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से इस प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। और प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो जब जब ब्रीदिंग मैकेनिज्म होगी, सांस लेने की और सांस छोड़ने की प्रक्रिया होगी, तब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में और छोड़ने में कठिनाई होगी, क्योंकि ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये यहां पर प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर सूजन के कारण दबाव डालेगा। क्लियर? प्लूरिसी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस देखें क्या? एटेलेक्टेसिस में याद होगा तो मैंने आपको बताया था हमारे लंग्स के अंदर दो साइड, न्यूमो साइट फर्स्ट और न्यूमो साइट सेकेंड। इस एल्यूलाई के अंदर न्यूमोसाइट फर्स्ट का काम क्या था? गैसियस एक्सचेंज। और न्यूमोसाइट सेकेंड का काम क्या था? सरफेक्टेंट रिलीज करना।
सर्फेक्टेंट काम क्या कर रहा था? सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा था। ऐसे में एल्यूलाई जो है वो डैमेज हो जाती है। किसकी वजह से? सर्फेक्टेंट ना होने की वजह से। यदि मान लो न्यूमोसाइड सेकंड जो है वो नॉन फंक्शनल हो गई तो सर्फेक्टेंशन रिड्यूस नहीं होगा और एल्यूलाई डैमेज हो जाएंगे। एल्यूलाई डैमेज किसकी वजह से हुई है? इस सर्फेक्टेंट के ना होने की वजह से। इसी को क्या बोलते हैं? एटेलैक्टेसिस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हे फीवर। हे फीवर रियली में दिस इज ऑल्सो ए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन। ये जो हे फीवर है ये भी एक क्या है? हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी कोई ना कोई एलर्जन पार्टिकल होगा। हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शन, यहां पर क्या होगा? एलर्जन। और जो एलर्जन यहां पर प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोल रहे हैं हम? पोलन ग्रेन। तो हे फीवर किसकी वजह से हुआ? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फ्लावर को सूंघने की वजह से पोलन ग्रेन यदि अंदर चले जाएं तो एलर्जिक कंडीशन को करता है, उसे क्या बोल रहे हैं हम? हे फीवर। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं, डिसबैरिज्म। डिसबैरिज्म और कैसन्स डिजीज या डाइवर्सिटी। हम एक इस प्लेन पर हैं, धरातल पर है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक माउंटेन पर और दूसरा है डीप ओशियन। बेटा ध्यान से समझे, ए और बी दोनों को साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस प्लेन से हम इस माउंटेन की तरफ जाएं तो हमें बहुत सारे चीजें फेस करने को मिलेंगी। एक, प्लेन से कभी माउंटेन की तरफ जाएंगे तो नोजिया फीलिंग। नोजिया फीलिंग क्या होती है? वॉमिटिंग की फीलिंग। ठीक है। अब इस माउंटेन से की तरफ जब जा रहे हैं तो ऐसे में कैसी कंडीशन है? हाइपोक्सिया, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कम, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी क्या है? कम। तो ऐसे में ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन ना पहुंच पाने पर हेडेक होना शुरू हो जाएगी, फटीग, थकान होना शुरू हो जाएगी। ये सारी फैक्टर्स देखने को मिले जब हम नॉर्मल प्लेन से माउंटेन की तरफ, फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्लेन से धरातल से हम श्रीनगर जा रहे हैं, रोहतांग दर्रा जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, ऊटी जा रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ प्लेन से माउंटेन एरिया पर जाते हैं तो ऐसे में नोजिया वॉमिटिंग फीलिंग आएगी। हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो रही है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, फटीग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज सही है यहाँ पर कि जैसे ही माउंटेन एरिया की तरफ जाएंगे तो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये सभी फैक्टर जो देखने को मिल रहे हैं इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस।
अब हम यहाँ प्लेन से डीप ओशियन में जा रहे हैं, डीप ओशियन में जाएंगे तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा। तो जब डीप ओशियन में जाएंगे तो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, तो ऐसे में क्या है, हम अपने साथ में नाइट्रोजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं। पहले नाइट्रोजन के, आजकल हीलियम के लेकर जाते हैं, इनर्ट गैस के। तो जब यहां पर नाइट्रोजन के लेके जाते थे तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी अदर गैसेस से 5-6 टाइम्स ज़्यादा है। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, विसरण की दर भी क्या होगी, ज़्यादा। तो कोई भी गोताखोर जब किसी भी चीज को लेने के लिए डीप ओशियन में जब जाता था तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो डिफ्यूजन होने वाली जितनी भी गैसेज हैं उसकी बॉडी के अंदर प्रेशर क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वहां पर प्रेशर क्या है, कम। बाहर की तरफ से प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा। तो डीकम्प्रेशन की वजह से ये जैसे ही वापस आएगा, जब प्रेशर से एयर उसकी बॉडी में जाएगी तो ये नाइट्रोजन ब्लड सर्कुलेशन में बबल्स बना देती, और जब वो बाहर आता था तो अचानक से उसकी डेथ भी पॉसिबल हो जाती थी। इसी को बोलते हैं डिसबैरिज्म या कैसेंस या डाइवर्स डिजीज। इसीलिए आजकल नाइट्रोजन की जगह वो हीलियम गैस के बैलून लेकर जाते हैं, जो बॉडी के अंदर इनर्ट फॉर्म में रहेगी, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। ये सभी डिसऑर्डर जो मैंने बात किए हैं वो सभी किससे रिलेटेड है, आउट ऑफ एनसीईआरटी से रिलेटेड। क्लियर है मेरी बात। अब हम ये देखते हैं कि पिछले 5-4 साल में यहां से रिलेटेड किस तरीके के क्वेरीज पूछे जा चुके हैं, तो उन क्वेरीज के बारे में मैं बात करता हूं। क्लियर। देखिए कौन सा एक कथन सत्य है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। विन के रूप में पत्थर को श्रमिकों को आई रिपीट, मानव में श्वसन से संबंधित कौन सा एक कथन सत्य है। देखो, सिगरेट पीने से श्वसिकाओं शोथ, अभी मैंने बताया था, अस्थमा की वजह से होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लगभग 90% CO2 का परिवहन नहीं, कितना होता है, 23% ही होता है, गलत हो गया। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में स्थित न्यूमोटैक्सिक सेंटर अंतः श्वसन की अवधि को बढ़ा देता है क्या, नहीं, रिड्यूस करता है, ये भी गलत हो गया। पत्थर को तोड़ने एवं घिसने के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ा रेशम है, इसका मतलब फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस टिश्यू फाइब्रोसिस हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट। आपने देखा यहां पर रेगुलेशन, यहां पर ट्रांसपोर्ट, और इन दोनों के अंदर डिसऑर्डर, इन सभी को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और देखते कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। प्लूरिसी होती है वो यहां नहीं, प्लूरिसी एंड वात स्फीति। देखिए
निमोनिया के अंदर कुप्पिकीय भित्तियों एल्यूलर वाल डैमेज होती है, वो यहाँ नहीं, यहाँ तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में सूजन आती है। इस निमोनिया, ये तो एक क्या है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। अस्थमा के अंदर क्या होता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में सूजन आती है। प्लूरिसी, सूजन आ जाती है प्लूरल फ्लूइड के बढ़ने से। वात स्फीति, एम्फाइसेमा, ये सही है क्योंकि एक्सेस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से इस कुप्पिकीय भित्ति के डैमेज भी हो जाने से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उत्पन्न होने, देखिए क्या क्या ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं ये समझे। अस्थमा, वात स्फीति, देखिए कौन कौन से कारण। धूम्रपान करने के कारण मुख्यतः प्रधानतः उत्पन्न होने वाला दीर्घकालीन, इसका मतलब या तो